हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अभी कुछ दिनों से घर बैठ के पढ़ाई करने का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके जरिए आप अपने घर से ही सारे के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको अपने घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा और सारे सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, जिनको आप आराम से देख सकते हैं। तो अभी हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं यह है चुनावी राजनीति, जो स्टैंडर्ड 9th के राजनीति शास्त्र का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर को हम अभी कवर करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं चुनावी राजनीति। इसका पार्ट 1 पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वाला समझ में आ पाएगा। और अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही बढ़िया, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली, जिसको हम क्या कहते हैं, दी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, चुनाव, चयन। और क्या करना, चयन के जरिए क्या करना, चयन के जरिए इलेक्शन करना। मतलब हमारे यहाँ की प्रोसेस क्या है। आपको भी पता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो एक प्रतिक्रिया, एक फॉर्मेशन, एक चीजों का गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, और वो गाइडलाइन ही आपको निर्देश देता है कि आपको चीजें किस तरीके से संभालनी है, किस तरीके से निर्देशित करनी है। ठीक है, इतना तो आपको भी पता है ना। तो उसी हिसाब से आज हम पढ़ने वाले हैं कि चुनाव क्या होता है। ठीक है, चुनाव की प्रणाली क्या है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। हाँ, क्या हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी और उस पर विस्तार से हमने ये संदर्भ देखे थे कि किस प्रकार के चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। तो क्या वहां के दिए गए पॉइंट भारत के पॉइंट के साथ मैच होते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि भारत में चुनाव किस तरीके के होते हैं। आपको अगर पता है कि चलो अच्छे किस्म का स्केच, अच्छे किस्म का स्केच ऐसा दिखता है, ठीक है, तो आपके पास जो स्केच है वो अच्छा है या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, आप उसको उठाओगे और देखोगे, अरे यार हाँ, ये भी उसकी जैसा दिखता है, यानी अच्छा दिखता है। उसी प्रकार चुनाव के बारे में कहा गया कि कौन सा चुनाव लोकतांत्रिक होता है, तो ये प्रक्रिया फॉलो करोगे तो ये चुनाव लोकतांत्रिक होगा। तो आपके चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं, इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी। तो इस बात की जानकारी हासिल करने का बस एकमात्र तरीका है, आप अपने चुनाव की प्रोसीजर देख लीजिए, आप अपने चुनाव की प्रक्रिया देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, उसको समझ लीजिए, पता चल जाएगा कि आपका चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है। अब बड़ा सवाल हमारे सामने कि भारत में कितने चुनाव होते हैं। भारतीय चुनाव कितने होते हैं। हाँ, किसी को पता है, कौन बताएगा कि भारतीय चुनावों की संख्या कितनी है। क्या कोई जानता है। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। भारतीय चुनावों की संख्या 3 है। कितनी है, 3। सबसे पहले हम बोलेंगे राष्ट्र स्तरीय चुनाव। राष्ट्र स्तरीय चुनाव, देश लेवल का चुनाव, देश जहां मायने रखता है, राष्ट्र स्तरीय इलेक्शन। फिर उसके बाद हम बोलेंगे राज्य स्तरीय चुनाव। राज्य स्तरीय चुनाव, स्टेट इलेक्शन, कोई बात नहीं, स्टेट है, आसानी से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे और आगे आके नेक्स्ट इलेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन हमारा कौन सा है, बताओ खुद ही, नेक्स्ट इलेक्शन का अंदाजा लगाओ। नेक्स्ट इलेक्शन हमारा होगा स्थानीय चुनाव। स्थानीय चुनाव, जिसको हम ग्रामीण चुनाव भी कहते हैं, ग्रामीण। ठीक है, चुनाव आप लोग खुद लगा लेना या फिर लिख देते हैं, नहीं तो बोलोगे कि सर ग्रामीण चुनाव। चलो ठीक है, क्या आपको इनका अपग्रेडेड वर्जन पता है।
मैंने तो ये बस नाम बता दिया कि एक राष्ट्र स्तर का चुनाव होता है, एक राज्य स्तर के लिए होता है, एक लोकल लेवल गवर्नेंस होती है। ये तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो चलो लो डिटेल डिस्क्रिप्शन। लोकसभा, लोकसभा चुनाव हो गया तुम्हारा राष्ट्र स्तरीय चुनाव। लोकसभा का चुनाव होता है राष्ट्रीय। विधानसभा चुनाव, विधानसभा का इलेक्शन। लोकसभा का चुनाव राष्ट्र स्तरीय कैसे है? क्योंकि इससे चुने गए लोग हमारे भारत के संसद में जाते हैं और वहां बैठकर राष्ट्र स्तरीय नियमों कानूनों पर चर्चा कर रहे होते हैं। वह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर निर्भर होते हैं। ठीक है। अगर बात करें राज्य स्तरीय चुनाव की, तो इसका चुनाव विधानसभा का होता है और इसके लोग चुनकर विधानसभा में जाते हैं। जो हमारे जैसे हमारे बिहार की विधानसभा पटना हो गई, तो पटना जाते हैं और पटना में जाकर सारे कार्य को संभालते हैं। तो पटना में विधानसभा का एक इलेक्शन होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बोल सकते हो कि स्थानीय चुनाव या ग्रामीण चुनाव में हमारा खुद का बिहार भी, बिहार के लोकल इलेक्शन होते हैं जिसको पंचायत इलेक्शन कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है भाई? पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव। ठीक है। ये हो गए चुनावों के 3 प्रकार कि भाई भारत में यह 3 प्रकार के चुनाव होंगे ही होंगे, 100% सर्टेन है। मान लीजिए, लिख लीजिए। तो ये 3 चुनाव हो गए। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दीजिए। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि क्या यह चुनाव करवाना या निर्देशित करवाना कैसे संभव है। चुनाव करवाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? चुनाव करवाना है तो वहां जाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों तीनों सबका चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। हाँ, हर 5 साल के बाद चुने हुए कार्यकर्ताओं का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उनका जो वर्किंग ईयर दिया गया होता है कि हाँ इतना साल तुमको वर्क करना है, वो वर्किंग ईयर समाप्त हो जाता है, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है। फिर धीरे 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 करके नए इलेक्शन की तैयारी हो जाती है। फिर एक ही दिन या अलग अलग दिन करके अलग अलग इलाकों में चुनाव किए जाते हैं और लोग वोट देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इन तीनों के भारतीय चुनावों को, भारतीय चुनाव में जो चुनाव होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है? कौन सा चुनाव? आम चुनाव। आम चुनाव, जिसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन, आम चुनाव होते हैं। ठीक है। इसे आम चुनाव कहते हैं। ये कई बार ये कई बार ऐसा होता है कि एक क्षेत्र में चुनाव होता है और कई बार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे इलाकों का भी चुनाव किया जाता है। तो जब पूरे देश का चुनाव हो रहा हो ना, तो उसको क्या कहेंगे? आम चुनाव। लेकिन जब एक इलाके का चुनाव हो रहा हो, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ की सरकार भाग गई, या फिर यहाँ के जो मंत्री थे या फिर जो भी यहाँ के विधायक या सांसद थे वो उनकी मृत्यु हो गई, तो इस वजह से उनका पद खाली हो गया, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या सरकार खत्म हो गई, तो उस परिस्थिति में वहां पर स्पेशल इलेक्शन होते हैं और उनको नाम दिया जाता है उप चुनाव। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पद रिक्ति। पद रिक्ति यानी कि पद जब खाली होता है, पद रिक्ति होने पर विशेष चुनाव होते हैं। विशेष चुनाव होते हैं जिन्हें विशेष चुनाव होते हैं जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? जिन्हें बोलो जिन्हें उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव कहते हैं। समझे? ये होता है सिस्टम। इस टाइप की व्यवस्था होती है। अभी तो हमने प्रोसीजर स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो बस बैकग्राउंड पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो इस बार का फोकस हमारा किस पर होगा? उपचुनाव पर कि आम चुनाव पर? तो हम टारगेट करेंगे आम चुनाव पर। चीजें खुद ब खुद क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है। एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और गलत जो भी टॉपिक होगा उसको बाहर छांटते हुए चलेंगे ताकि क्लियर हो जाए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि किसी भी
आम चुनाव को कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? मतलब चुनाव कराना है तो सबसे पहले चुनाव करवाना है, तो बस दिमाग में हाँ ये आया कि चुनाव होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करवाना होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। तो भाई तब तक हम इधर थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है। चुनाव कराने का सबसे पहला हिस्सा होता है, ए नंबर डालिए और लिखिए निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र व्हाट? निर्वाचन क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या नाम देते हैं? इलेक्टोरल। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चुनाव करवाना है तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि कहां का चुनाव करवाना है। आप चुनाव करवाना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप कहां का चुनाव करवाना चाहते हो? किस क्षेत्र का चुनाव करवाना चाहते हो? कितने दूर के क्षेत्र का चुनाव करवाना चाहते हो? क्या भारत के लिए एक एक नेता चुन दिया जाए, 125 करोड़ लोग एक आदमी को वोट दे दिए वही हो गया? हम्म? या फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर भारत को 10 टुकड़ों में बांटकर सब 10 मंत्री दे दिए गए और 10 ही लोग शासन कर रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा? तो इसी वजह से हमारे देश का सबसे प्राइम लोकतंत्र का गुण क्या था? हमारा देश किस व्यवस्था को, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र में भी किस व्यवस्था को फॉलो करता है? हमारा देश लोकतंत्र की किस व्यवस्था को फॉलो करता है बताओ? प्रतिनिधित्व को फॉलो करता है, जहां प्रतिनिधि होने चाहिए जो प्रतिनिधि सरकार का संचालन करवा रहे होंगे। कौन करा रहे होंगे? क्या करा रहे होंगे? सरकार का संचालन करा रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रतिनिधि डिसाइड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल भारत में प्रतिनिधि रखने हैं, ठीक है, लेकिन प्रतिनिधि कब रखने हैं? जब बराबर रखने। जैसे फॉर एग्जाम्पल 29 राज्य के 29 प्रतिनिधि चुन के निकाल दिए गए, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि क्या सभी लोगों का मत बराबर रखा गया? नहीं हुआ। असम में 2 लाख लोग रह रहे हैं, तो 2 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि, और यूपी में 5 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यूपी में 5 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो 5 करोड़ लोग के लिए सिर्फ एक प्रतिनिधि। इस प्रकार की व्यवस्था कैसे चलेगी? और इसी प्रकार की व्यवस्था को दूर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया। क्या किया गया? निर्वाचन क्षेत्र या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि देश में सभी को समान प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व निधित्व दिलाने के लिए, दिलाने के लिए जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत में पर प्रतिनिधि निश्चित किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं। ठीक है, ये था आपका विजुअल सबसे पहला। इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो अब मतलब समझ में आया कि देश में सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या किया गया है? एक प्रतिनिधि को चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए। और इसी वजह से जनसंख्या के आधार पर हमारे भारत में क्षेत्र डिसाइड कर दिए गए हैं, एरिया डिसाइड कर दिए गए हैं, और उतने दूर के एरिया के लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और उसे ही प्रतिनिधि, उन्हीं को क्या कहा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। भारत में कितने निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं? भारत में कितने निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं? तो भारत में लोकसभा हेतु, लोकसभा हेतु 543
क्षेत्र डिसाइड किए, क्षेत्र निर्धारित है। सोचो, लोकसभा का चुनाव के लिए कितना क्षेत्र निर्धारित है? 543 क्षेत्र। तो समझ लो लोकसभा में 543 हुए, तो अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में, मतलब ये तो लोकसभा की बात हो गई कि इतने बड़े देश के लिए जहां 100 करोड़ की आबादी रहती है वहां के लिए 543 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कितने? 543। नहीं दिख रहा होगा, लो अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यों वाले, ये तो लोकसभा के चुनाव का हो गया, अब राज्य चुनाव का क्या हुआ? तो राज्य चुनाव अपने साइज के हिसाब से क्या कर लेते हैं? क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं और उन्हीं क्षेत्रों के हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो राज्यों का अपना क्षेत्र निर्धारण होता है। इवन तो ग्रामीण चुनावों की बात होती है ना, तो ग्रामीण चुनाव में भी अपना खुद का एक क्षेत्र होता है जिसको वार्ड कहा जाता है। सुने होंगे वार्ड, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कि एक वार्ड का व्यक्ति चुनता है और उसके बाद वोट देता है, फिर अगले वार्ड का व्यक्ति वोट देता है, फिर अगले वार्ड का व्यक्ति देता है। गांव में भी आपका अपना गांव एक निर्वाचन क्षेत्र होता है और आपके गांव के लिए वही मुखिया या प्रधान जो होते हैं वही सारे के सारे निर्णय ले रहे होते हैं। इसी प्रकार की बात करें तो हर स्टेट के लिए लगभग लगभग इसी टाइप के टर्म हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो देखिए थोड़ा, हाँ, तो अगले टर्म में हम आएंगे। तो अगले टर्म की बात करें तो इसमें सिंपल से हम कह सकते हैं कि जो चीजें हैं वो बदलते जा रही हैं। अब देखोगे तो आमतौर पर छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र गांवों पे जो पाए जाते हैं उनको वार्ड का नाम दिया जाता है, लेकिन बड़े निर्वाचन क्षेत्र जो लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के होते हैं उनको सीट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सीट का नाम, कि हाँ ये सीट है, फलाना सीट पर फलाना आदमी लड़ रहा है। कहा जाता है ना कि लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव होता है। ठीक है, 543 क्षेत्र में ना, 543 सीट में। आपने सुना होगा ना कि फलाना पार्टी इतने सीट से जीत गई, फलाना पार्टी इतने सीट से हार गई, तो उसके लिए हम ये कहते हैं। कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। अगले टर्म पे आते हैं हम। हमारा अगला टर्म निर्वाचन क्षेत्र, उसके अगला टर्म आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं रिजर्व, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, क्या कहते हैं? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है लेकिन रिजर्व की गई है। अब मजा आएगा ना, क्योंकि अब आया है असली टॉपिक। हमारे संविधान में हर एक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। बहुत ही सही बात, बिल्कुल सभी को अधिकार दिया गया कि वो अपने जनप्रतिनिधि चुने और उनकी चिंता वो जनप्रतिनिधि करेगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनर लोगों को इस बात पे बहुत संदेह था कि खुले चुनाव, जब आम चुनाव होंगे तो उस वक्त उन लोगों का क्या होगा जो कमजोर समूह है। हाँ, वो लोग तो लोकसभा और विधानसभा में पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मजबूत है, जो अगला वर्ग है, वही ना पकड़ बना लेगा। बाकी लोगों को घुसने की क्षमता ही नहीं मिल पाएगी, बाकी लोग एंटर भी नहीं कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब एंट्री नहीं मिलेगी तो क्या करना होगा? तो इसीलिए कि चुनाव लड़ना और जीतने लायक शिक्षा ही ना हो उनके पास, हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए जो संसाधन चाहिए वही उनके पास ना हो, जो संपर्क चाहिए वही उनके पास ना हो। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास शिक्षा है, जिनको नॉलेज है, जिनके पास संपर्क है, वही लोग चुनाव जीत जाएं। तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो ऐसा होता भी है। तो इस वजह से संसद और विधानसभा में हमारी बड़ी हिस्से की आवाज नहीं पहुंच पाएगी और हमारा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जो इतना अच्छा उड़ रहा है और कह रहा है कि हम रिप्रेजेंटेट करते हैं पूरे देश को, हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, हम अकेले नहीं संपूर्ण देश को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो क्या वो संपूर्ण देश को एक साथ चलने वाली बात हुई? नहीं ना हुई। कैसे हुई बात वो संपूर्ण देश को एक साथ लेकर चलने वाली, जहां पर प्रतिनिधित्व के नाम पर कुछ लोगों को तो आगे आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए
इस एक छोटी सी थॉट के वजह से हमारे संविधान के निर्माताओं ने, किन लोगों ने, महान संविधान निर्माताओं ने, जिनका हमने प्रीवियस चैप्टर में पूरा विस्तार से पढ़ा है, उन लोगों ने यह निर्धारित किया कि कुछ कमजोर वर्गों के लिए क्षेत्र ही डिसाइड कर दिए जाएंगे कि हाँ इन इन क्षेत्रों में सिर्फ कमजोर वर्ग के या मतलब आरक्षित वर्ग के लोग शामिल होंगे। और इसी वजह से विशेष व्यवस्था है ये, इसके अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपने लिए आरक्षित सीट या रिजर्व सीट देखते हैं, और इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही सिर्फ चुनाव लड़ पाते हैं, उन सीटों पर सिर्फ वही चुनाव लड़ पाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र। समझ में आया मेरे कहने का मतलब, व्हाट इज रिजर्व्ड फील्ड, समझ में आया। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख ही देते हैं कि कई बार भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग को सामने आने का मौका नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हम हमारे देश में कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया है, आरक्षित किया गया है, ताकि समान प्रतिनिधित्व हो पाए, अब समझ में आया। अब खाली इस लाइन को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार भारत के समाज में, हमारी खुद की कंट्री में पिछड़े वर्ग को बराबर आने का मौका ही नहीं मिलता, वो बेचारे आ ही नहीं पाते, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन किस आधार पर चल रहा है, तो वो बेचारे लोग अपने आप को डिप्रीवाइड मानना शुरू कर देते हैं, पिछड़ा मानना शुरू कर देते हैं, तो उनको मौका नहीं मिल पाता। और इस बात का ध्यान रखने हुए संविधान डिजाइनर लोगों ने खुद यह कह दिया कि हमारे देश में कुछ क्षेत्रों को रिजर्व कर देते हैं, सिर्फ वही लोग उस पर चुनाव लड़ेंगे और किसी को अधिकार नहीं है, हटाओ यार उन लोगों को, वही सिर्फ वह लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हीं लोगों को प्रतिनिधित्व समान कराया जाता है। अभी बात करें भारत के अंदर, अभी बात करें तो अभी भारत में 84 क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए 84 क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए और 47 क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि इतने लोग लड़ेंगे, यानी 84 और 47 जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, 7 4 11 और 12 121, 543 में से 121 सीट आरक्षित कर दी गई है। अब आगे ये सीटें पूरे समूह की आबादी के अनुसार आरक्षित की गई है। कमजोर समूह में भी आरक्षण की व्यवस्था को अभी हम लोग सोच रहे हैं, हमारे गांव वाले या फिर हमारे आस पड़ोस के शहरी लोग सोच रहे हैं कि इसको ग्रामीण स्तर तक पहुंचा दिया जाए, रूट लेवल तक पहुंच जाएगा ना ये, तो इसके बाद हम आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे देश की व्यवस्था कैसे चल रही है, जहां ग्रामीण लोग भी समझ जाएंगे कि आरक्षण कैसे किया जाएगा। अभी आप देखोगे छपरा के, मतलब हमारे बिहार में छपरा के कई सारे गांवों में हमारा जो क्षेत्र है उसको आरक्षित कर दिया गया है, महिला आरक्षित है,
बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। ग्राम चुनावों में कॉमन इलेक्शन, तो लोकसभा और राज्यसभा की तो बात ही छोड़ दो, लोकसभा में इतने सीट आरक्षित किए गए हैं ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। समझ में आया? अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये 84 और 47 क्षेत्र कहां पर है? एक बात याद रखो, ये 84 और 47 क्षेत्र हर चुनाव में डिसाइड करते हैं कि कौन से क्षेत्र को दिया जाएगा। अच्छा, अगर फिक्स ही कर दिया जाए कि बिहार के पटना में, फॉर एग्जांपल बिहार का पटना को अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र फिक्स कर दिया जाए, रिजर्व, वहां सिर्फ अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र किया जा रहा है, 10 चुनाव बीत गए, वहां के आम जनता का क्या होगा? अनुसूचित जनजाति तो आगे आ जाएगी, लेकिन वहां की आम जनता का क्या होगा? इसी वजह से ये जो क्षेत्र है ना, यह आरक्षित है, लेकिन इसमें यह बात नहीं लिखा है कहां के लिए आरक्षित है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो? यह आरक्षित तो है, लेकिन कहां के लिए आरक्षित है यह डिसाइड नहीं है। यह कब डिसाइड होता है? हर एक आम चुनाव में। अभी पटना को आरक्षित किया गया है, अगली बार गया को कर दिया जाएगा, उसके अगले चुनाव में मुंगेर को कर दिया जाएगा। इस प्रकार हर राज्य, हर देश के हर पार्ट में आरक्षण आएगा, हर पार्ट के लोग खड़े हो सकेंगे और हर पार्ट के लोगों को क्या करने का मौका मिलेगा? इस प्रकार की व्यवस्था को समझने का मौका मिलेगा। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? ऐसे वर्क करता है ना कि फिक्स कर दिया गया है, आरक्षित है तो वही व्यक्ति वहां से लड़ेगा, उसके अलावा और कोई आरक्षण के आधार पर मतलब वहां पर नहीं खड़ा हो पाएगा। इसी प्रकार अभी हमारे ग्राम चुनाव और शहरी चुनाव में भी चल रहा है। आपने देखा होगा आरक्षित क्षेत्र सिर्फ जाति जनजाति के लिए नहीं, बल्कि महिला आरक्षण भी होता है। ठीक है, अभी महिला आरक्षण फिलहाल में लोकसभा चुनावों में एंटर नहीं कर पाया है। महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं मिल पाया है। मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, कोई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे देश के लिए, लेकिन अभी नहीं मिला है तो कोई बात नहीं। आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपकी किताब में, जो क्या देखने को मिल जाएगी, जो पूरे के पूरे निर्वाचन क्षेत्र का लिस्ट दिखा देगी कि कौन से राज्य में कितना सीट है। ऑब्जेक्टिव के नाम पर वही एक टॉपिक है इस चैप्टर में। ये दोनों मिले, ये मिला, 543 सीटें होती हैं, 543 क्षेत्र होते हैं, ये मिला, तो 2-3 कॉन्सेप्ट मिले हैं ना, इन 2-3 कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो मिला जुला के लगभग आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा कि कितना कहां पर डीप बात या डीप चर्चा हो रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतना में? तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अपना क्या है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले हम अगले वाले अपने मतलब आरक्षित क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट छूट गया है, उसको दे देते हैं कि समाज का पिछड़ा वर्ग, ना कि जाति, ना कि धर्म, क्या बोला है? समाज के पिछड़े वर्ग। तो समाज के पिछड़े वर्ग में कौन कौन आ सकता है बताइए तो? हम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर हम पिछड़े हो तो हमको समाज का पिछड़ा वर्ग रखा जाएगा। जाति की बात नहीं हुई है, समाज की बात हुई है। ठीक है, और समाज का एक आधा हिस्सा माना जाता है किसको? समाज का आधा हिस्सा माना जाता है किसको? बताओ। बताओ, अंदाज आया है? दिमाग में आ गया होगा जहां तक हम बोलना चाह रहे हैं। समाज का आधा हिस्सा कहते हैं महिलाओं को। किसको? अरे महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है ना। इतना ही नहीं, आपने ये भी सुना होगा कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट को भी याद कर लो, यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे समाज में पिछड़ा वर्ग का मतलब सिर्फ जाति ही नहीं, बल्कि समाज का कोई सा भी सेगमेंट हो सकता है, कोई सा भी एक अंश हो सकता है, जो क्या हो सकता है, जो हमारे समाज के अलग अलग क्षेत्रों को निर्धारित कर रहा हो कि वहां पर किस टाइप की व्यवस्था चलनी चाहिए। और उसी आरक्षित क्षेत्र में एक हमारा सेगमेंट आता है जिसमें हम क्या देख सकते हैं, जिसमें हम महिलाओं को रखते हैं रिजर्व करके। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की जाती है। अभी आम चुनावों में, ग्राम चुनाव जो है ना, लोकल इलेक्शन, उसमें महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हो गई है,
लेकिन अभी भी हमारी जो केंद्रीय लोकसभा, केंद्रीय संसद चलता है ना, केंद्रीय शक्ति जहां पर है, अभी भी वहां पर महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया है। अभी भी कई सारे एनसीडब्ल्यू कार्यकर्ता है, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, जो आप लोग सुने भी होंगे, एनसीडब्ल्यू, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है ना, वह महिला आयोग अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहा है, अभी भी उसका टॉपिक या कॉन्सेप्ट इसी बात पर है कि हमें अपने विकास के लिए क्या करना होगा, आरक्षित क्षेत्र चाहिए। और आरक्षित क्षेत्र कैसे मिलेगा, जब हम पार्टिसिपेट, आरक्षित क्षेत्र मिलेगा तभी तो हम अपनी हालत को सुधार पाएंगे, महिलाएं अपनी हालत को सुधार पाएंगी। और इसी वजह से वो डिमांड करती हैं किसका, 1/3 आरक्षण का। 1/3 आरक्षण मतलब 543 सीट है ना, तो इसका 1/4 उनको चाहिए, यानी 18×3 यानी 180 सीटों को महिला आरक्षित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, महिला आरक्षित। यानी 180 सीटों पर चुनाव कौन लड़ेंगी, महिलाएं। 180 सीटों का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी, महिलाएं। 180 वोट, 180 लोगों की ताकत किसके पास चली जाएगी, महिलाओं के पास, जो अपना जीर्णोद्धार कर सकती हैं, जो समाज में तरक्की और प्रोग्रेस ला सकती हैं, अपनी हालात सुधार सकती हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल में उनको ऐसा नहीं मिला है। आपने बिहार के आम चुनाव में देखा होगा, लगभग पूरा बिहार का आम चुनाव क्या कर दिया गया है, महिला आरक्षित कर दिया गया है। हमारा छपरा जिला तो महिला आरक्षित हो गया है पूर्ण तरीके से, जिसमें आप देख सकते हो कि लोकल चुनाव के हर एक इलेक्शन में, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, प्रधान हो, ब्लॉक ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बीडीसी हो, या फिर इतना ही नहीं, छपरा के वार्ड कमिश्नर और मेयर तक क्या है, महिला है। इस बात से यह बात क्लियर हो रही है कि महिला आरक्षण भी जरूरी है। और यह ग्रामीण लेवल पर हो गया है, सेंट्रल लेवल पर नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर अभी चर्चा जारी है, उसके ऊपर का हम टॉपिक बाद में देखेंगे। अब जब ये दोनों क्षेत्र डिसाइड हो गए तो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो देखकर सारे सवाल क्लियर हो रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम फंसी हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि हाँ ये हमें प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करवाओ यार, तो इतने ज्यादा करीब आ गए हैं हम लोग अपनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के, तो आप लोग भी थोड़ा सा मदद करो, ठीक है। हम लोग आपके लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों से कह के थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आप अपने घर पर बैठकर आराम से पढ़ते रहिए। हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।